स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से पिछले 10 वर्षों में अपना लक्ष्य देश की विकास, देश की प्रगति, सर्वांगीण विकास और 3 लक्ष्यों के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना और विश्व गुरु के साथ साथ भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में परिवर्तित करना। ये 3 मुख्य लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के 2014 से रहे और उस लक्ष्य के प्रति अगर हमारे देश को अग्रसर होना है तो केवल सरकार नहीं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी और लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक एक देश के वासी को समृद्धशाली हम बना पाए, ताकि उन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की, एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करने की और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की। और स्पष्ट रूप से अगर 140 करोड़ जनता को हमें समर्पित भाव से सक्षम बनाना हो तो 4 क्षेत्रों में और 4 समुदाय पर प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और वो 4 समुदाय हैं हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान और हमारे देश के गरीब। यही 4 समुदाय की सक्षमता के आधार पर ये तीनों लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है। और अगर हम देखें हमारी नारी शक्ति हमारे देश की संस्कार और संस्कृति में केंद्र बिंदु सदैव रही। यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते। और उसी लक्ष्य के साथ अनेकों कदम भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए लिया, पर ऐतिहासिक कदम जिसकी कल्पना भी देश के वासी नहीं कर पाते थे, जिनका सपना ही पिछले 65 वर्षों से एक सरकार ने पिरोया था, उन सारे सपनों को साकार करने का काम महिला शक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया। सबसे महत्वपूर्ण कदम कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करना। संसद में 1/3 महिलाओं के लिए स्थान सदैव के लिए स्थापित करना, ये एक ऐतिहासिक कदम रहा है। उसी के साथ साथ एक और प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी ने ली कि 2 करोड़ महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी के रूप में स्थापित करेंगे।
और उस लक्ष्य की पूर्ति में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 15,000 महिलाओं को 1,265 करोड़ रुपए की योजना के तहत जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ड्रोन्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन सब्सिडी पे दी जाएगी 80% की। ड्रोन की बीमा मुफ्त दी जाएगी और उन महिलाओं को नैमो ड्रोन दीदी के रूप में, ड्रोन पायलट के रूप में संपूर्ण देश में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ जब मुद्रा योजना हम देखते हैं तो जितने भी ऋण मुद्रा योजना में दिए गए उसमें से 31 करोड़ ऋण महिलाओं को दिए गए हैं इस देश के अंदर। और उसी के साथ साथ जो बहुचर्चित योजना है महिलाओं के लिए, चाहे इज्जत घरों की हम बात करें, शौचालय की बात करें, जो इस देश के कोने कोने में बन चुकी है, करीब करीब 100% सैचुरेशन हो चुका है। 12 से 15 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब हमारे 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस का कनेक्शन आज तक दिया गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना में खर्चा गया। और जहां महिलाओं की सशक्तिकरण सरकार ने की, वहीं किसानों की सशक्तिकरण भी की। किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 2,80,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे सीधे उनके जनधन के खातों में पहुंचाई गई। बीच का कोई बिचौली नहीं। अगर 6,000 रुपया तो 6,000 रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में। और मध्य प्रदेश में उसमें अतिरिक्त 10,000 रुपया सीधा सीधा किसान के खाते में। एक साल में एक सीमांत कृषक के खाते में 6,000 रुपया केंद्र से और 10,000 रुपया प्रदेश की राशि के आधार। और ऐसे करके पूरे देश में 11 करोड़ किसानों के खातों में। ये थोड़ा मैं आपसे चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे राष्ट्र भर में फैलाने का काम आपका है। आंकड़े कहना बहुत आसान है। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि। ये आंकड़े कई देशों की आबादी से ज्यादा है। फ्रांस की आबादी से ज्यादा है, इंग्लैंड की आबादी से ज्यादा है, दक्षिण अफ्रीका की आबादी से ज्यादा है। और वो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे देश में सीधे सीधे लीकेज के बिना, सीधे सीधे लाभार्थी के खाते में लीकेज, 1 पैसे के लीकेज के बिना उनके खाते में पहुंचाया जाता है। पहली बार हमारे देश में सहकारिता को इतना महत्व दिया गया। सहकारिता की क्रांति के बारे में कई दल बात करते हैं पर कुछ करते नहीं। पहली बार सहकारिता का मंत्रालय स्थापित किया और हमारे गृह मंत्री जी को उसकी जिम्मेदारी दी। जिस सहकारिता मूवमेंट के साथ एक एक इस देश का अन्नदाता जुड़ा हुआ, 3.5 लाख जनऔषधि केंद्र पूरे देश में लग चुके हैं ताकि हर एक गरीब को किफायती दवाई मिल पाए। इसके पहले गरीब एंटीबायोटिक के लिए भटकता था,
विटामिन के लिए भटकता था, रोजमर्रा दवाइयों के लिए भटकता था। आज सस्ते दरों में जन औषधि केंद्र में हमारे एक एक व्यक्ति को दवाई मिल पाती। इसी के साथ साथ फसल बीमा योजना की अगर आप बात करो, 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम केंद्र सरकार के द्वारा भरा गया है हमारे फसल बीमा योजना के आधार पर, और उसके बदले में जहां 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया है, वहां 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा राशि किसान को दिया गया। तो मतलब 30,000 रुपए का 30,000 करोड़ का प्रीमियम और 5 गुना ज्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा राशि आज देश के किसान के खाते में पहुंचाया गया। साधारण तौर पर इंश्योरेंस की कंपनी क्या करती है? 5 लोगों से बीमा लेती है, 100 रुपए कमाती है और केवल 10 रुपए देना पड़ता है। जहां हमारे समर्थन मूल्य की बात है, वहां समर्थन मूल्य में लगभग 18 लाख करोड़ धान और गेहूं के फसल के लिए 18 लाख करोड़ रुपए हमारे किसानों को दिए गए, जो 2000 से पहले 2014 के पहले 10 वर्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक। किसान हितैषी सरकार तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। और यही गरीब कल्याण की बात जब हम करें, गरीबी हटाओ का नारा हमने बहुत सुना, रोटी कपड़ा और मकान का नारा हमने बहुत सुना। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां 65 वर्षों में 3 करोड़ बने थे, इन 10 वर्षों में 4 करोड़ बन चुके। और हमारा लक्ष्य है इस बजट में कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और बना के हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना तैयार कर लेंगे, ताकि इस देश का एक भी वासी ना बचे। 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन, कोई भी वंचित ना रह जाए। और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी की गाड़ी खोज रही है कौन कौन रह गया है जो वंचित है। क्योंकि एक ही टारगेट है प्रधानमंत्री जी का कि 100% सैचुरेशन एक एक योजना का होना चाहिए। और वहीं 80 करोड़ देशवासियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण कोविड के जमाने में और अब 5 साल और गरीबों को वितरित किया जाएगा। 11 करोड़ हमारे ग्रामीण जनों को हर घर नल, नल से जल की योजना लागू हो चुकी। जिनके यहां टोटी नहीं होती थी, और या तो जिनके यहां टोटी होती थी लेकिन पानी का स्रोत नहीं होता, पानी का स्रोत भी और टोटी दोनों को मिलाकर वहां हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य हुआ। हमारे आने वाले नौजवानों के लिए अभी सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम से हम लोग सब आ रहे हैं। ये भारत की क्षमता है, 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र की पीढ़ी जो आने वाले अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का तय करने वाला, उनका हुनर राष्ट्र पटल पर निखार पाए, विश्व पटल पर निखार पाए। आज गुना का हमारा बच्चा अर्शदीप सिंह क्रिकेट टीम का भाग बन चुका है। ये क्षमता है हमारे जिलों में। और इसी खेल महोत्सव, खेलो इंडिया, टॉप्स इंडिया के आधार पर आज एशिया खेलों में खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा अधिक पदक जीते। 16 एम्स बने हैं 10 सालों में, 315 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 370 मेडिकल यूनिवर्सिटी बने हैं, 7 IIT बने हैं, 7 IIM बने हैं। ये सभी उसी सोच के साथ
कि वो खाका हमें बनाना होगा जिसके आधार पर हमारे नौजवान शक्ति के हुनर को हम विश्व पटल पर उजागर कर पाए। और नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो निकाली गई, जहां अनुभव के लिए भी जगह दिया गया, उसके आधार पे भी हम लोग आज नौजवान पीढ़ी को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। हमारे आदिवासी समाज के लिए भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। भारत के वो हीरे जिनको पूर्व सरकारों ने गाड़ गाड़ के 100 फुट नीचे गड्ढे में डाल दिया था, उनको खोज के निकालकर उनके आपके आत्मा में, मेरे आत्मा में, जन जन के आत्मा में डालने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ताकि भारत गर्व से अपने विभूतियों को पूर्ण रूप से हर दिन और हर रात उनकी पूजा अर्चना भी करे और उनके दिखाए हुए पद पर चल पाए। बाबा साहब अंबेडकर उनके 5 स्थानों को तीर्थ स्थान में परिवर्तित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने, उनकी दीक्षा शहर लंदन में उनके घर को खरीदकर वहां संग्रहालय बनाने का कार्य, मुंबई में इतना भव्य रूप वो ऑडिटोरियम ले रहा है, वर्ली सी फेस पे मैं स्वयं जाके मैंने निरीक्षण किया। यहां डबरा में अंबेडकर स्मारक हम लोग बना रहे हैं। पहले 8 करोड़ की योजना थी, अब बढ़ाकर हमने 20 करोड़ रुपए की योजना है, ताकि बाबा साहब से आने वाले दिनों में भी हमारी नौजवान पीढ़ी प्रेरणा ली। और इसी सोच के साथ अर्थव्यवस्था भी आज G20 का की अध्यक्षता भारत ने पिछले वर्ष की। एक भी विश्व का देश नहीं बचा जिसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आकर भारत दर्शन न किया, वो भी भारत मंडपम बनाए, नया संसद भवन बनाए। G20 भारत की यहां हुई, केदारनाथ से बद्रीनाथ से महाकाल लोक तक, काशी विश्वनाथ से रामलला, अयोध्या नरेश, भगवान श्री राम को दोबारा अयोध्या धाम में स्थापित किया गया। ये उस भारत का सूर्योदय हो रहा है जो भारत 500 वर्षों तक इंतजार कर रहा है। अधोसंरचना के क्षेत्र में चाहे हम रेल की बात करें, 50 वंदे भारत ट्रेन चल चुके हैं। 10 साल 2014 से 14 में जितने रेल ट्रैक बने थे उससे 4 गुना ज्यादा रेल ट्रैक इन 10 वर्षों में बने। बुलेट ट्रेन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। हाईवेज के क्षेत्र में देखें तो 90,000 किलोमीटर के हाईवेज 65 वर्ष में बने थे। 10 साल में गडकरी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 55,000 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हमारा ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे भी शामिल होगा, हमारा वेस्टर्न बाईपास भी शामिल होगा, हमारा अटल एक्सप्रेसवे भी शामिल होगा। अभी 10,000 करोड़ की योजनाएं देखी गए हैं गडकरी साहब। क्या कर रहे हो? मेरे क्षेत्र में नागर विमानन क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, जहां 74 विमानतल थे आज 149 विमानतल, इसको हम 200 तक ले जाएंगे। जहां 400 विमान थे आज 700 विमान, और 1200 विमानों का ऑर्डर हमारे भारतीय कंपनियों ने डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, भारत अग्रसर है, भारत क्रांति के पथ पर है, भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने के पथ पर है। भारत अपने सफर में, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में
10वीं बड़ी आर्थिक शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। 2027 तक 3री बड़ी आर्थिक शक्ति होगी, जर्मनी और जापान को पछाड़ के। और अमृत काल से शताब्दी काल के सफर तक भारत पूरे विश्व में अग्रसर होगी, लेकिन एक ऐसा भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वासुदेव कुटुंबकम की सोच है, पूर्ण विश्व एक परिवार, एक विश्व एक पृथ्वी एक परिवार, ये प्रधानमंत्री जी की सोच आज पूरे विश्व ने स्वीकार कर ली है। और इसी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पथ पर हमारी सरकार चलेगी और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3री बार भी मोदी सरकार भारत में स्थापित होगी। आज इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है कि आपका ग्वालियर, हमारा ग्वालियर जो स्मार्ट सिटीज मिशन में प्रतियोगिता में शामिल था, पहले 100 की स्क्रीनिंग हुई शहरों की, उसमें से शॉर्टलिस्ट 36 हुई, 36 की स्क्रीनिंग हुई, उसमें से शॉर्टलिस्ट 18 हुई, और उन 18 में, मतलब उन 18 नवरत्नों में पूरे देश में आपका हमारा ग्वालियर भी एक नवरत्न उन 18 में शामिल है। तो मैं सभी को अपने तहे दिल से बधाई और शुभकामनाओं भी इस अवसर पे देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।